हमारे पास आ जाता है कि अब मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया यानी ओक्लूजन हो गई, तो इसके चार मतलब इसके कॉमन उसके बाद यानी इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सबसे पहला तो ये कि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर जाता है, डैमिंग ब्लड की डैमिंग होना शुरू हो जाती है और इससे जो है पल्मोनरी एडिमा हो सकता है या फिब्रिलेशन हो जाती है यानी, और उसके बाद हार्ट का रप्चर भी हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास कार्डिक आउटपुट जो है वो क्यों कम होता है, सबसे पहले ये देखने वाली बात है। इसमें यह है कि एक मखसूस यानी एरिया था उसको ब्लड नहीं मिला, वो ब्लड नहीं मिला तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया तो उसकी तकरीबन वहाँ पे डेथ हो गई। अब वो डेथ हो गई है, अब वो चीज़ ये है कि अब वो इन्फाक्टेड एरिया बिल्कुल भी नहीं ना मूव ही नहीं करेगा और नॉन फंक्शनल हो गया। अब इसमें ये होगा कि बाकी तो उसका फंक्शन कर रहा है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रेच फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हम देखें बाकी वेंट्रिकल जो है वो वर्क कर रहा है, लेकिन सिर्फ ये एरिया डेड हो गया था, नॉन फंक्शनल हो गया था। उसकी वजह से ये कि जब हार्ट जो है वो पंप करेगा तो इसकी वजह से ये एरिया जो है वो बाहर को आएगा। अब ये एरिया जब बाहर को आएगा तो इसको बाहर को लाने के लिए भी हमारे पास ठीक ठाक एनर्जी लगेगी, जिसकी वजह से तकरीबन आधी से ज़्यादा एनर्जी तो इधर ही लग जाएगी इसको बाहर निकालने के लिए। तो इसे हम सिस्टोलिक स्ट्रेच कहते हैं। और सिस्टोलिक स्ट्रेच मतलब होता है कि यानी कि इसको ये सिस्टोलिक स्ट्रेच हो गया। अब सिस्टोलिक स्ट्रेच हो जाएगा तो यानी अब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, हमारे पेरिफेरल जो टिश्यूज़ हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, पेरिफेरल टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उनका जो है वहाँ पे इस्कीमिया हो जाएगा और इसी को हम सर्कुलेटरी शॉक कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ब्लड की डैमिंग ऑफ द ब्लड हो जाती है। इस ब्लड डैमिंग कैसे होगी, इसमें हमारे पास ये है कि सबसे पहले तो है जो कैपिलरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि हार्ट जो है वो बहुत कम जो है पंप कर रहा है और जो वेन्स हैं हमारे पास उनमें भी ब्लड जो है वो डैम होना शुरू हो जाता है। अब उनमें ब्लड पुलिंग शुरू हो जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो उसमें ये है कि जो किडनी है वो भी अपनी रिटेंशन जो है वो शुरू कर देगी। ब्लड की डैमिंग में ये होगा कि हार्ट पंप नहीं कर रहा तो जो ब्लड की डैमिंग है वो एट्रिया में शुरू हो जाएगी, एट्रिया से वो लंग की वेसल्स में चली जाएंगी, लंग्स की वेसल्स या फिर वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी जा सकती हैं, जिसकी वजह से पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ होगा। लेकिन इसका ज़्यादा इफेक्ट लंग्स में होता है और इसी की वजह से पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। और इसका दूसरा ये भी है कि वो वेन्स में भी जो है वो डैमिंग ब्लड की शुरू हो जाएगी, लेकिन इसकी सिम्टम्स हमें इतनी जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि इसमें ये होता है कि किडनी जो है उसको ब्लड फ्लो कम हो गया तो किडनी जो है वो यूरिन एक्सक्रीट नहीं करती। तो कुछ दिन बाद यानी उसका फिर नतीजा ये होता है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसकी वजह से कंजेस्टेड सिस्टम यानी हार्ट के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया और वो फर्दर जो है वो हार्ट फेलियर यानी फर्दर क्या से कहते हैं डिटोरिएट हो जाता है और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल्स की फिब्रिलेशन ये है कि यानी फिब्रिलेशन ये है कि यानी उसकी कोई धड़कने की तरतीब नहीं है, वो ऐसे तेज़ी से ऐसे बीट कर रहा है जिसकी वजह से उसका प्रॉपर कोई फंक्शन नहीं यानी वो परफॉर्म कर ही नहीं रहा, बस ऐसे ही बिला वजह बीट करी जा रहा है। इसका यानी इसमें हमारे पास 4 रीजंस हैं यानी कैसे फिब्रिलेशन बनता है। सबसे पहले तो हमारे पास ये होता है कि एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है, एक्यूट ब्लड लॉस होने की वजह से उसमें कैल्शियम आयंस थे वो भी लॉस्ट हो गए हैं। कैल्शियम आयंस पोटाशियम आयंस जो है वो लॉस हुए हैं। पोटाशियम आयंस यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चले गए हैं और वहाँ से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चले गए हैं तो अब जो है वो सेल की एक्साइटेशन ज़्यादा होगी और ज़्यादा फिब्रिलेशन डेवलप होने के चांसेस हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इस्कीमिया, दूसरा पॉइंट यानी करंट इंजरी का। करंट इंजरी में क्या होगा कि एक स्मॉल पोर्शन होता है जो इस्कीमिक पोर्शन होता है वो ना पोलराइज्ड रहता है, यानी कि सारा मसल जो है वो सारा हार्ट जो है वो जो है डीपोलराइज कर गया है, लेकिन ये अकेला पोर्शन है जो दोबारा अभी भी पोलराइज है, यानी ये इनिशिएट करेगा नर्व इम्पल्स को, यानी सारे हार्ट को जब सारा वो डीपोलराइज हो गया था तो ये दोबारा उसे रिपोलराइज कर देगा और इस तरह से हार्ट जो है वो बिला वजह यानी वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा कॉन्टैक्ट। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पावरफुल सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस। इसमें क्या होगा कि अब हार्ट ने पंप नहीं किया मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद, तो उससे क्या होगा कि सिंपैथेटिक सिस्टम की जो है वो इरिटेटेबिलिटी यानी डेवलप हो जाएगी और वो यानी बिला वजह ही वो बहुत ज़्यादा उसको स्टिमुलेट हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हार्ट को बीट करेगा, जिसकी वजह से फिब्रिलेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कार्डिक मसल की वीकनेस हो जाती है। वीकनेस हो जाएगी तो हार्ट का साइज़ जो है ना वो बड़ा हो जाएगा। अब हार्ट का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब है एक नर्व इम्पल्स को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है कंप्लीट करने के लिए, हार्ट को प्रॉपर डिपोलराइज करने के लिए। हार्ट जब प्रॉपर इससे हमें एक पॉइंट मिलता है कि सर्कस मूवमेंट शुरू होती हैं, यानी जितनी देर में वो नर्व इम्पल्स है जो है वो शुरू वाले एरिया में पहुंचती है उतनी देर तक दोबारा जो है वो एरिया रिपोलराइज पूरा नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से दोबारा से वो उसे सर्कस में ऐसे घूमना पड़ता है, मूवमेंट जो है वो जारी रखना पड़ती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इन्फाक्टेड एरिया अगर रप्चर हो जाता है, ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि
उसके बाद हमारे पास रप्चर है। रप्चर में हमारे पास ये है कि अगर तो इन्फेक्शन एक्यूट है ना, तो फिर तो रप्चर का इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होता, यानी वो बच जाता है, बचा आ जाता है। लेकिन अगर वो डेवलप करता है कुछ दिन बाद, तो उसमें ये होगा कि कुछ दिन बाद ये होगा कि सेल की डेथ होना शुरू हो जाएगी, वो सेल्स जो हैं वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और वॉल्स जो है ना वेंट्रिकल्स की, वो थिन होना शुरू हो जाएंगे, जैसे पीछे हुआ था सिस्टोलिक स्ट्रेच में। अब सिस्टोलिक स्ट्रेच आ गया, सिस्टोलिक स्ट्रेच में अब हार्ट इतनी ज़ोर से पंप किया है कि उसने वॉल ही रप्चर कर दी है। वॉल रप्चर कर दी है तो उसके बाद ब्लड लॉस होगा, वो पेरिकार्डियम में ब्लड आ जाएगा, उससे कार्डिक टेम्पोनार्ड हो जाएगा। कार्डिक टेम्पोनार्ड होगा तो वो हार्ट को कंप्रेस करता है, हार्ट को कंप्रेस करेगा, तो जिसकी वजह से जो है वो ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा राइट एट्रियम में, और इससे डेथ हो जाती है। अब मायोकार्डियल इन्फाक्शन को चेक करने के लिए ना एक्सरे कार्डियोग्राफ किया जाता है, यानी एक्सरे दिल का लिया जाता है, जिससे वो उसका हमें स्ट्रक्चर वादे होता है कि कहाँ पे एरर है। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास रिकवरी इससे किस तरह होती है। रिकवरी इस तरह होती है कि अगर तो इस्कीमिक एरिया स्मॉल है ना, तो उसमें कुछ एरिया नॉन फंक्शनल बन जाता है। नॉन फंक्शनल इस्कीमिया हुआ ना, तो उसकी वजह से कुछ एरिया नॉन फंक्शनल बन गया, तो वो जब दोबारा से ब्लड सप्लाई आएगी तो वो जो है वो फंक्शन दोबारा अपना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल इस्कीमिक एरिया जो है वो ज़्यादा हो गया, तो उसमें ये होगा कि जो सेंटर में होंगे ना बिल्कुल सेल्स, वो जो हैं वो ये इधर देखें, ये वो डाई होना शुरू कर देंगे, यानी वो मरना शुरू कर देंगे। अब वो मरना शुरू कर गए हैं तकरीबन 1 से 3 घंटे के बाद, तो जो डेड एरिया होगा उसके दरमियान में भी जो है वो फाइब्रोटिक जो हैं सेल्स आ जाएंगे, और वो फाइब्रोसिस करना शुरू कर देंगे डेड टिश्यू की। और फाइब्रोसिस, फिर हमें पता है कि एक दफ़ा अगर फाइब्रोसिस हो जाए तो उसके बाद मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, यानी वो मसल ही नहीं रहता, वो फाइब्रोटिक टिश्यू बन जाता है। उसके बाद हमारे पास ये है कि अब फाइब्रोटिक टिश्यू बन गया डेड सेल में, तो अब अगर फॉर एग्जांपल ब्लड कोलेटरल सर्कुलेशन आ गई है, तीन का हफ्ते इसको लगते हैं सर डेवलप होने के लिए, अब कोलेटरल सर्कुलेशन प्रॉपर्ली आ गई है, तो वो जो नॉन फंक्शनल एरिया होगा वो उसे फंक्शनल एरिया में बदल देगी, जैसे मैंने पहले बताया। और नॉर्मली फिर इसका एक दूसरा हल ये भी होता है कि हार्ट जो है वो हाइपोट्रॉफिक करता है, ताकि अपने जो है उसने जो है उसके जो मतलब सेल डेड हुए हैं तो उनको कंपनसेट करने के लिए जो है ये हाइपरट्रॉफी कर जाता है, और फिर ज़्यादा ब्लड जो है पंप करना शुरू हो जाता है। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो फाइब्रोसिस हो गया था ना, जो एरिया डेड हो गया था उसकी फाइब्रोसिस हो गई थी। अब फाइब्रोसिस टिश्यू की एक और भी फीचर है कि वो ना आहिस्ता आहिस्ता जो है कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा छोटा होता जाता है, और मतलब यानी वो ये नहीं कि वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो रहता है, लेकिन वो ग्रेजुअली जो है वो छोटा हो जाता है। अब इसमें एक और चीज़ रह गई, एक पॉइंट रह गया, उसमें ये था कि जो नॉन फंक्शनल एरिया है, जो यानी पेरिफेरल एरिया, वो ठीक हो जाता है उसे जब ब्लड सप्लाई मिलती है, लेकिन एक दफ़ा जो टिश्यू डेड हो गया है और उसमें फाइब्रोसिस हो गई है, वो दोबारा ठीक नहीं होगा। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि रेस्ट की क्या वैल्यू है मायोकार्डियल इन्फाक्शन में। हमें पता है रेस्ट जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि हार्ट का जो है वो फंक्शन थोड़ा हो और उसे थोड़ा ब्लड सप्लाई करना पड़े और उसे स्ट्रेनस वर्क ना करना पड़े। तो ये उसमें फिर वो पेशेंट को रेस्ट बताते हैं। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो क्लिनिकल आता है, यानी कोरोनरी स्टील सिंड्रोम है। इसमें ये है कि अब कोलेटरल सर्कुलेशन आ गई है, तो उसको यानी अब अगर हम कोलेटरल सर्कुलेशन आ गई है, लेकिन एक बंदे ने फ़ौरन एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है, अब वो एक्सरसाइज शुरू कर दी है, तो उसका नतीजा ये होगा कि जो ब्लड कोलेटरल सर्कुलेशन से आ रहा था वो भी अब नॉर्मल हार्ट को चला जाएगा। अब अगर वो नॉर्मल हार्ट को चला जाएगा तो इस्कीमिक पोर्शन जो पहले ही इस्कीमिया हुआ था वो और ज़्यादा बुरा हो जाएगा और वहाँ पे डेथ हो जाएगी, और इसलिए जो है वो ये यानी मायोकार्डियल इन्फाक्शन एक दफ़ा से फिर से यानी वर्स हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि उसे यानी पेशेंट को रेस्ट करनी चाहिए मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद। उसके बाद हमारे पास फंक्शन जो है वो रिकवरी हो जाती है मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद। जैसे मैंने बताया कि कोलेटरल सर्कुलेशन जो है वो शुरू हो जाती है, उसके बाद हार्ट जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि हार्ट नॉर्मली जो है वो 300 to 400% जो है वो ब्लड ज़्यादा पंप कर सकता है बंदे की नीड से, एक आदमी की नीड से ज़्यादा 300 या 400% ज़्यादा पंप करता है। लेकिन एक दफ़ा अब उसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया, अब उसका तकरीबन जो है वो 100% ज़्यादा वर्क करेगा। इसमें कार्डियक रिजर्व का यानी मतलब ये परसेंट का से मुराद ये कि कार्डियक रिजर्व होता है, उसके अंदर जो ब्लड रिजर्व होता है। पेन हमारे पास होती है इसमें इस पेन को यानी नॉर्मली तो पेन नहीं होती, लेकिन नॉर्मली पेन नहीं होती, लेकिन अगर इस्कीमिया सीवियर हो जाए फिर पेन होती है इसमें, क्योंकि हमारे पास हिस्टामिन, लैक्टिक एसिड, जो काइनेंस वगैरह रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो रैपिडली इन्हें रिमूव नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इनकी कंसंट्रेशन हाई होती है और ये नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करके पेन जो करवाते हैं। फिर एंजाइना पेक्टोरस यानी कार्डिक पेन में ये लिखा हुआ है कि हार्ट पे अगर पहले ही मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है या ब्लॉकेज हुआ है, तो हार्ट पे अगर हम और ज़्यादा वर्क लोड डालेंगे
तो जो है इसमें फिर हमें पेन होगी। पेन कहाँ पे होती है? स्टर्नम में होती है, लेफ्ट शोल्डर में होती है और लेफ्ट आर्म में होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें पता है कि इनका जो है स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट जो है वो सेम है, क्योंकि ये हार्ट जो है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये नेक से ड्राइव होता है और आर्म से भी। और उसके बाद हमारे पास होता है कि यानी फिर ये पेन कैसी होती है? आमतौर पे वैसे ये पेन डेवलप होती है जब बंदा एक्सरसाइज करता है या उसे बहुत ज़्यादा कोई इमोशनल सदमा हुआ है, या फिर उसने ज़्यादा खा लिया है, अब उसके स्टमक को ज़्यादा वर्क करना पड़ा है जिसकी वजह से उसने ज़्यादा हार्ट से ब्लड मांगा है, तो हार्ट को ओवर वर्क करना पड़ेगा। अब उसके बाद इसमें पेन ये कैसी होती है? इसमें बर्निंग हॉट सेंसेशन होती है और प्रेसिंग पेन होती है। इसमें ड्रग्स कौन से हैं? इसमें 3 ड्रग्स हैं। सबसे पहले तो नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रेट ले लें तो वो वेजोडाइलेशन करवा देंगे कोरोनरी आर्टरीज़ की। उसके बाद है हमारे पास आप ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लेने, इसमें रेनोलाजीन है, या फिर बीटा ब्लॉकर्स लेने जो बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को यानी ब्लॉक करवा देते हैं। इसके लिए हमारे पास ड्रग है प्रोपेनोलोल। और फिर हमारे पास ये आ जाते हैं कि सर्जिकल प्रोसीजर क्या है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, थोड़ा ही लिखना है। यानी एक जो है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, उसको हमने बाईपास कर देना है वेन का ग्राफ्ट लगा के। तो ये 1960s में एक प्रोसीजर डेवलप हुआ था जिसमें वेन ग्राफ्ट लगा के उसे कवर किया गया था। और एंजियोप्लास्टी ये है कि हम कैथेटर के जरिए एक बैलून जो है दाखिल करते हैं और जहाँ पे ब्लॉकेज हुई होती है वहाँ पे जाके बैलून को फैला देते हैं, और जिसकी वजह से जो है ब्लड फ्लो जो है वो दोबारा से शुरू हो जाता है। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर हमारी